इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 साथ में सक्षमता परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जीके जीएस के सवाल को हम लोग कवर करेंगे, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 के बीच में जितने भी सवाल आएंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में है, शेर शाह का मकबरा अवस्थित है। शेर शाह का मकबरा स्थित है, यह है सासाराम में। और सासाराम कहाँ पर है? बिहार में। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में सासाराम है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुंभ मेले से संबंधित है, यानी किस शहर में कुंभ मेला का आयोजन होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन होता है। उज्जैन ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उज्जैन में याद रखिएगा किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। और कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे कुंभ मेला का आयोजन होता है। इसके अलावे तीन ऐसे शहर हैं जहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। इसमें से पहला याद रखिएगा हरिद्वार। इस हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन। दूसरा याद रखिएगा हरिद्वार के साथ याद रखिएगा वाराणसी, इलाहाबाद। यहाँ पर इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती, इन नदी के संगम पर इस नदी के संगम पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। नंबर 3 में हम लोग याद रखिएगा नासिक। और इस नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन होता है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे। कितने वर्ष के अंतराल पे? 12 वर्ष के अंतराल पे कुंभ मेला का आयोजन होता है। वैसे सवाल में आप लोगों से जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुंभ मेले से संबंधित है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 28 में है, निम्नलिखित में से हिंदू धर्म स्थल को पाकिस्तान की सरकार द्वारा राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से किस हिंदू धर्मस्थल को किस धर्मस्थल को पाकिस्तान की सरकार ने द्वारा राष्ट्रीय विरासत घोषित किया? इस सवाल को जो सही आंसर होगा वो होगा पंजतीर्थ। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पंजतीर्थ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। ये उस समय का करंट अफेयर्स का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 29 में है, 2019 के इंडोनेशियन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के विमेंस सिंगल का विजेता कौन है? इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, रोगों के उस समूह का चयन कीजिए जो हवा के माध्यम से संचारित होता है। रोगों के उस समूह का चयन करना है जो हवा के माध्यम से संचारित होता है। इस सवाल का जो सही आंसर होगा ट्यूबरक्यूलोसिस, न्यूमोनिया और इन्फ्लुएंजा। ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी, ये सभी जो बीमारी है, इस समय बीमारी हवा के माध्यम से संचारित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 30 में है, किस भू लगान व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया था, बशर्ते कि उन्होंने सरकार को तय की गई राशि का भुगतान कर दिया हो? इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा उसको बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा याद रखिएगा अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लगाया था। और ये याद रखिएगा कहाँ पर? मूलतः ये जो लगाया था उस समय बंगाल में, और इस समय बंगाल के साथ उड़ीसा और बिहार भी शामिल था। इन क्षेत्रों पर 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, जिसमें से कि होता क्या था, जमींदारों का प्राश्रमिक के रूप में 11% देना कंपलसरी था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए अस्थाई बंदोबस्त सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32
32, एक सेकेंड होल्ड करेंगे। हाँ, अब आ गया 32 सवाल को, देखिए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 में है, संगठित क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही नहीं है? इस क्षेत्र के उद्योगों को सरकार के द्वारा पंजीकृत किया जाता है। इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा, नियोक्ता कामगारों को यात्रा के लिए अवकाश की छुट्टी देने के लिए बाध्य होता है। ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 में, मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में मंदिर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह है गर्भगृह। जो गर्भगृह है वो ऑप्शन नंबर डी में है, गर्भगृह, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए एक शब्द दिखाई पड़ रहा है गोपुरम, तो गोपुरम के बारे में समझिए। दक्षिण भारत में जो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार होता है, मुख्य प्रवेश द्वार, इसी को कहा जाता है गोपुरम। दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं उस मंदिर के जो मुख्य दरवाज़ा होता है, मुख्य प्रवेश द्वार, उसी को गोपुरम कहते हैं। साथ में याद रखिएगा, दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं वो लगभग सभी मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित होते हैं। किस शैली से? द्रविड़ शैली से। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है, भारत के निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों में से किसमें मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंध है? भारत के निम्नांकित संरक्षित क्षेत्रों में किसमें मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित वो है? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा याद रखिएगा, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एनपी मतलब समझ जाइएगा नेशनल पार्क। इसी का दूसरा नाम है हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, यूके। याद रखिएगा ये कहाँ पर? उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में स्थापित हुआ था। ये कब स्थापित हुआ था? 1936 में। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी का नाम है हेली नेशनल पार्क। कहाँ पर? उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, जस्कर, हुंजा और नुब्रा किसकी सहायक नदियाँ हैं? जस्कर, हुंजा और नुब्रा ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंधु नदी, श्योक, गिलगित ये सभी नदी का सहायक नदी है, याद रखिएगा। इसके अलावा सिंधु नदी भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी अगर लंबाई की बात कराए तो 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई कितना? 2880 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 से आगे बढ़ते हैं। 35 तक तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। 35 देखिए, 35 सवाल था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में है, महाराष्ट्र की संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं? महाराष्ट्र की संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? महाराष्ट्र संस्कृति के बारे में यह कथन सही नहीं है कि लोकप्रिय नृत्य गोटीपुआ है। इसका लोकप्रिय नृत्य गोतीपुआ कहलाता है। ये बिल्कुल गलत, ये यहाँ का नहीं है। गोतीपुआ जो है ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। ये कहाँ का है? उड़ीसा का लोक नृत्य है गोतीपुआ। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? ये 2020 का सवाल है और 2019 के गणतंत्र दिवस का पूछा गया है। 2019 के गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जिसका नाम था सिरिल रामाफोसा ये मुख्य अतिथि थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गणतंत्र दिवस की बात करें तो भारत में प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा भारत के 3 ऐसे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। पहला तो याद रखिएगा गणतंत्र दिवस हो गया, दूसरा 15 अगस्त, और इस दिन 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता
दिवस। और इसके अलावा याद रखिएगा 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती मनाया जाता है, गांधी जयंती। और ये तीनों जो है भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। भारत के राष्ट्रीय त्यौहार कितने? 3। 26 जनवरी जिस दिन की गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त जो कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ये तीनों भारत के लिए राष्ट्रीय त्यौहार है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है, प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है कहलाता है। प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। थर्मोस्टेटिंग देखिए प्लास्टिक ऑप्शन नंबर थर्मोप्लास्टिक ऑप्शन नंबर बी में है। थर्मोप्लास्टिक ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है वो क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, प्रेरी मैदानों के जलवायवीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? प्रेरी जो है, प्रेरी अत्यधिक उष्णता यानी गर्मी के साथ भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसलिए कि इस सवाल में पूछा गया था सही है, सॉरी यही ऑप्शन डी है। अत्यधिक उष्णता यानी गर्मी के साथ भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है, 2 राज्यों के बीच विवाद का समाधान उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसके अंतर्गत किया जाता है। इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा, 2 राज्यों के बीच निर्णय सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको करना पड़ेगा वो मूल क्षेत्राधिकार होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 131, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को 3 प्रकार का प्रारंभिक मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार दिया गया है। इसमें पहला दिया गया है 2 राज्यों के बीच विवाद, 2 राज्यों के बीच विवाद। दूसरा दिया है केंद्र और राज्य के बीच विवाद, केंद्र और राज्य के बीच अगर विवाद होगा तो भी निपटाया जाएगा। और नंबर 3 में एक और केंद्र सरकार और कुछ राज्य हो तथा दूसरी ओर अन्य राज्य हो, तो इन सभी क्षेत्रों को मूल क्षेत्राधिकार के अंदर रखा गया, जो अनुच्छेद नंबर 131 के अंदर आता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 नंबर सवाल में है कि जल में साधारण नमक मिलाए जाने पर उसके हिमांक एवं क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब क्वथनांक और हिमांक बिंदु पर जल में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है और हिमांक बिंदु घट जाता है, जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए में है। क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में है, सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना डैश आकर्षित करने के लिए किया जाता है। सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना डैश आकर्षित करने के लिए किया जाता है विदेशी कंपनियों का, विदेशी कंपनी, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है, बीपी मंडल आयोग के पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए किया गया था। इस सवाल का जो सही आंसर होगा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बीपी सिंह 13 अगस्त 1990 ईस्वी को बीपी मंडल आयोग का गठन कर दिया गया था, जिसके अंदर की ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया था। वो भी कितना परसेंट? 27%। ओबीसी वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया गया था किस मंडल के सिफारिश पर? बीपी मंडल आयोग के पिछड़ेपन के कारण अध्ययन करने के लिए किया गया था। इन्हीं के सिफारिश पर ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% का आरक्षण दिया गया था, जो कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अंदर आते हैं। और ये लागू कब हुआ? 13 अगस्त 1990। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है, मायोपिया के इलाज के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष,
निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 45 पहले देख लेते हैं, ये 44 था, 45 देखिए। 45 सवाल है कि मध्यकालीन भारत में बाजार नियमन से निम्नलिखित में से कौन शासक संबंधित है। मध्यकालीन भारत में बाजार नियमन से निम्नलिखित में कौन शासक संबंधित है, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 में, प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है। प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम औसत आय भी कहा जाता है। औसत आय देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा द्वैध शासन जोड़ा गया था। किस अधिनियम के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में यानी कि भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में है, 2016 के ओलंपिक में भारतीय जिम्नास्टिक दिया कर्माकर ने सबसे खतरनाक छलांग कूद का प्रयास किया था, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2016 के रियो ओलंपिक में उसको कहा जाता है वास्पन। देखिए वास्पन जो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 में है, वास्पन नहीं होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें आप देखिए एक सेकंड 2000 ओलंपिक भारतीय जिम्नास्टिक इसको कहा जाता है सबसे पांडुनोवा वोल्ट करके सबसे ध्यान अपनी ओर खींचा था, पांडुनोवा वोल्ट कहा जाता है। पांडुनोवा देखिए पांडुनोवा है नहीं, मिस्टेक था, इस प्रिंटिंग मिस्टेक था। पांडुनोवा आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। पांडुनोवा इसको पांडुनोवा के नाम से जाना गया था। क्वेश्चन नंबर 49 में है, प्रक्रिया के द्वारा नेप्थलीन बॉल कुछ दिनों के पश्चात लुप्त हो जाता है। किसके द्वारा। तो इस सवाल का जो सही हो जाएगा आंसर, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के दौरान नेप्थलीन बॉल कुछ दिनों के पश्चात लुप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में है, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में किए गए अब तक के सबसे बड़े तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम दिया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड द्वारा अब तक के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास जिसका नाम सी विजिल है। सी विजिल ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 के बीच, जिसमें कि साइंस के भी सवाल आए, स्टैटिक जीके का भी आया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का भी आया, इस तरह के सवाल को हम लोग पूरे डिटेल के साथ पढ़े। और इस तरह का वीडियो आप लोग रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। आपकी सफलता में थोड़ी सहयोग हमारा भी रहेगा। तो आज के क्लास के लिए अगले दिन फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।